नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल हर अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं मैं अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए कि हिंदी क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक शब्द विचार। तो जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर शब्द के विषय में पढ़ा था कि शब्द क्या है, और उसके बाद हमने यहाँ पर शब्द के भंडार के विषय में पढ़ा था। शब्द भंडार किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी भाषा में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं या जितने भी शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं उन सभी को हम शब्द भंडार कहते हैं। और एक मेन चीज होती है कि शब्द भंडार में जो शब्द है वो सभ्यता के विकास के साथ जुड़ते और खत्म होते रहते हैं। कुछ नए शब्द जुड़ते रहते हैं और कुछ शब्द जो है पुराने वो हटते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर उसके बाद शब्दों का जो वर्गीकरण है, यानी कि जो सबसे मेन टॉपिक है जिसमें हम शब्दों के विषय में पढ़ते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, वो हमने यहाँ पर जाना था। तो यहाँ पर शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण हम करते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो शब्दों का वर्गीकरण है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि किस तरह से हम करते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में यहाँ पर हमने लिखा है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये 6 प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर शब्द भेद यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और इसमें देखिए मैंने एक एक करके आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर भी की, कंफर्म भी किया कि क्या होते हैं एकार्थी। एकार्थी के लिए मैंने यहाँ पर आपको केवल एक चीज बताई थी कि जिन शब्दों के केवल एक अर्थ होते हैं उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, लेकिन जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कर। कर का अर्थ होता है हाथ, और कर का दूसरा अर्थ होता है टेक्स्ट भी बोलते हैं और किरण भी बोलते हैं। कुल, सब, कुल का अर्थ होता है सब यानी कि टोटल, और वंश भी इसका एक अर्थ होता है। लाल, लाल अगर सबसे पहले देखा जाए तो एक रंग को कहते हैं और दूसरा पुत्र को कहते हैं। तीसरा पूर्व, एक दिशा या पहले। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पर शब्द जो आपको दिए थे कि आप ये शब्द आप खुद से करके लाएंगे घर से। तो जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था और जो जिन्होंने नोट डाउन किया था वो जरूर इसको करके लाए होंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर बताए थे घन, तो घन के क्या क्या अर्थ लिखे आप सभी ने, घन का क्या क्या अर्थ लिखा आपने। घन का एक अर्थ होता है घड़ा और एक अर्थ होता है हथौड़ा। ठीक है, एक अर्थ होता है घड़ा और एक अर्थ होता है हथौड़ा। इसी तरह से काल, काल एक शब्द मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवाया था, इसका इसके लिए भी मैंने आप लोगों से लिखकर लाने के लिए कहा था। तो काल जो है उसका एक अर्थ होता है मृत्यु। काल का एक अर्थ होता है मृत्यु और दूसरा होता है समय। पढ़ा है ना आप सभी ने काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो काल का अर्थ होता है एक समय और दूसरा होता है मृत्यु। तीसरा सोना, सोना का क्या अर्थ होता है, सोने का अर्थ होता है एक तो होता है सो जाना, ठीक है, सो जाना यानी कि आराम करना, सो जाना, ठीक है। और एक होता है स्वर्ण जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इस तरह से यहाँ पर 3 शब्द भी हमने लिखा है। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी कि एक जैसे अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक जैसे अर्थ जिससे निकलते हैं, जैसे कमल का नीरज, जलज, पंकज,
ठीक है। और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, रात का निशी, रात्रि, निशा, रजनी, या आकाश का आसमान, गगन, अंबर, नभ, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 शब्द आप लोगों को दिए थे होमवर्क में कि आप इन चारों के पर्यायवाची शब्द लिखकर लाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने होमवर्क किया होगा, ये पर्यायवाची शब्द आपने नोट डाउन किए होंगे। उसके बाद नंबर 3 हमने यहाँ पर पढ़ा था विलोम शब्द। तो विलोम का अर्थ होता है अपोजिट या उल्टा। तो विलोम शब्द आपने पहले भी पढ़े हैं और कुछ विलोम शब्द मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताए थे, जैसे सुख का दुख, कटु का मधुर, लाभ का हानि, आयात निर्यात। उसके बाद हमने पढ़ा था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सबसे मेन चीज श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम सुनने में समान, भिन्नार्थक यानी कि अर्थ में भिन्न। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी बर्तन जिनकी जिनकी एक तरह से वर्तनी जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे समान सुनाई देते हैं। वर्तनी में भिन्नता होती है लेकिन उच्चारण में वो क्या करते हैं, समान सुनाई देते हैं, परंतु अर्थ उनके सर्वथा अलग होते हैं। अर्थ हमेशा अलग होते हैं, केवल समान सुनाई देते हैं, इसीलिए श्रुति सम कहा है। जैसे शाम का अर्थ संध्या, श्याम का अर्थ सांवला, जरा जरा का अर्थ बुढ़ापा और जरा का अर्थ थोड़ा। और इस तरह से और भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे और ये आप लोगों से कहा था ये दोनों आप खुद से घर से करके लाएंगे। तो आप सभी ने किया होगा यहाँ पर अपने आप से, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, लेकिन अन्य का अर्थ होता है दूसरा। और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है तथा। इस तरह से नीर, नीड़, नीर का अर्थ होता है पानी या जल, नीड़ का अर्थ होता है आसरा। कुल, कुल का अर्थ होता है टोटल या फिर जो एक तरह से परिवार का वंश। ठीक है। उसके बाद जो कूल शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, कूल शब्द जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो कूल का अर्थ होता है किनारा या तट। ठीक है, कूल पर, कूल यानी कि किनारा या तट। तो ये आपने लिखे होंगे घर से। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए कुछ हेडिंग आपको लिखवाई थी, वो थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या होता है, जिसमें हम एक पूरे वाक्य के लिए, पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द को लिखते हैं। जैसे उपकार करने वाला, परोपकारी, उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। ठीक है। तो इसी में कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, नोट करेंगे। जो आज्ञा का पालन करता हो, जो आज्ञा का पालन करता हो। जो आज्ञा का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, जो आज्ञा का पालन करता है उसे क्या कहते हैं। एक शब्द में क्या लिखेंगे, हैंड रेज करेंगे फटाफट, कौन बताएगा। जो आज्ञा का पालन करता हो उसको एक शब्द में क्या लिखेंगे, यस जीआईसी पौड़ी। चलिए नोट डाउन कीजिए। जो आज्ञा का पालन करता हो क्या कहलाता है, आज्ञाकारी। क्या कहलाता है, आज्ञाकारी। जो आज्ञा का पालन करता है वो कहलाता है आज्ञाकारी। ठीक है। इसी तरह से जो सरलता से प्राप्त हो जाए, जो सरलता से प्राप्त हो जाए, जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सुगम। क्या कहते हैं, सुगम, जो सरलता से मिल जाते हैं। यस। तो जो सरलता से प्राप्त हो जाए या सरलता से प्राप्त हो उसे कहते हैं सुलभ।
और जो सरलता से प्राप्त ना हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। ठीक है, कहते हैं ना ये चीज तो बहुत दुर्लभ है, आजकल तो देखने को भी नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख सकते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ पर जिसमें आप एक शब्द यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने उपकार को मानने वाला कृतज्ञ या उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये हमने यहाँ पर लिखा। तो अब हमारा जो टॉपिक है अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। उसके बाद आता है हमारा एक तरह से प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर, और इसको आप लिख सकते हैं विकार के आधार पर। तो ये आपका एक पूरा अलग टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर। इस टॉपिक को हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। ये काफी आपका एक तरह से बहुत ही लेंथी टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। और इसको अगर आपने समझ लिया, इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके व्याकरण के छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस टॉपिक को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। इसको हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लेंगे इतिहास, स्रोत या फिर उत्पत्ति की दृष्टि से। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द भेद है वो हम करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आपको याद करना है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संवेदनार्थक शब्द जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तब भी आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, एक जो सबसे जरूरी चीज आती है स्रोत यानी कि इतिहास या उत्पत्ति की दृष्टि से वाक्य भेद। तो ये आपका सबसे मेन टॉपिक है। इसके बाद जो आप हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे ये वाली। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से या आपके इतिहास या स्रोत की दृष्टि से वाक्य भेद लिखेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से जो हमारा शब्द भेद यहाँ पर टॉपिक है, तो उत्पत्ति जो हुई शब्दों की, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। शब्दों की उत्पत्ति हमारी जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई? संस्कृत भाषा से हुई। तो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति यानी कि कैसे कैसे ये शब्द हमारी भाषा में आए। तो इसमें सबसे पहला है तत्सम, तत्सम शब्द, और उसके बाद आता है तत्भव शब्द, उसके बाद आता है देशज शब्द या देशी शब्द, उसके बाद आता है आपका विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्दों को यहाँ पर लेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से ये आप लिखेंगे पहले तत्सम, तद्भव, देसी या देशज भी इन्हें कहते हैं, और नंबर 4 विदेशी। ठीक है, देश, तत्सम, तद्भव, देशज या देसी और विदेशी शब्द। तो तत्सम, तत्सम, ये मैंने आपको बताया था। तत् का अर्थ उसके, सम का अर्थ
समान, तत् का अर्थ उसके, सम का अर्थ समान। तो तत्सम यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हिंदी भाषा में लिए गए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्प, ठीक है, सर्प जो आपका शब्द है, इसको हम हिंदी भाषा में बिल्कुल सर्प ही लिखते हैं, तो ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इसी तरह से आपका तत्भव शब्द, तत्भव शब्द वो होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई है, तत्भव, तत्भव, तत् अर्थात उससे और भव अर्थात उत्पन्न होना। ठीक है, तो उससे उत्पन्न, तो ये आपका टॉपिक अभी हम यहां पर लेंगे, तत्सम और तत्भव। सबसे पहले हेडिंग डालिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। और पहले इनके बारे में लिख लीजिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं पहले लिखेंगे। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया तत्सम यानी कि उसके समान, उसके समान। तो क्या होता है, जो शब्द हिंदी भाषा में, एक तरह से हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं और उन शब्दों को हिंदी में जब हम उसी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं सर्प, ठीक है, या रात्रि, संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। सत्य, ठीक है, दुग्ध, कर्ण या घट आदि। उसके बाद आता है आपका तद्भव शब्द, तद्भव शब्द तो ये भी हमने समझ लिया, उससे उत्पन्न। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, उससे उत्पन्न। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको पूरा एक टेबल बनाऊंगी जिसमें तत्सम तद्भव मैं आपको लिख कर दूंगी। तो आप देखिए, ये आपके तत्सम शब्द और ये आपके तद्भव शब्द। ठीक है, अग्नि, अग्नि को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नि को हिंदी में कहते हैं आग। ये तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में से बिल्कुल हमने इसको एज इट इज लिख दिया है और ये आपका इससे बना हुआ शब्द है। ठीक है, घृत, हिंदी में कहते हैं घी। ठीक है, हस्त, हिंदी में कहते हैं हाथ, यानी कि तत्भव में। देखिए हिंदी की बात नहीं यहाँ पर हो रही, तत्भव में जब हम, क्योंकि हिंदी में ही ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में अग्नि भी शब्द प्रयोग किया जाता है, हिंदी में घृत भी, हिंदी में सहस्त्र भी। और अब ये जो शब्द है ये आपके इनसे बने हुए शब्द हैं। ग्रह,
और तद्भव में कहते हैं घर। ठीक है, इसी तरह से सूर्य और तद्भव में कहते हैं सूरज। ठीक है, कर्म, काम, ग्राम, गांव। ठीक है, तो इस तरह से जो तत्सम शब्द होते हैं वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जो तत्भव शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हिंदी, क्योंकि देखिए उत्पत्ति की दृष्टि, उत्पत्ति तो वो उनकी हुई है एक तरह से संस्कृत से, लेकिन वो यहाँ पर थोड़े से बदल दिए जाते हैं, थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं और फिर वो कुछ इस तरह के हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चे कई बार कंफ्यूजन करते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, और एग्जाम में भी आता है कि इस शब्द का तत्सम रूप बताइए या इस शब्द का तद्भव रूप बताइए। और आप कभी भी हायर स्टडीज में जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, तो वहां पर भी आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है। तो इसीलिए अभी से ये सारी चीजें, अपना जो बेस है वो क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर पूछें और इस तरह से नोट डाउन भी साथ के साथ करते रहें। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ तत्सम और तद्भव शब्द। उसके बाद आता है हमारा देशज या देसी शब्द। नंबर 3, देशज या देसी शब्द। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा देश है, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और उससे क्या होता है, अपने ही देश के अलग अलग कोनों से जो अलग अलग भाषाएं हैं उनके कई शब्द जो है कई बार हिंदी में आ जाते हैं। यानी कि हम उन्हें इस तरह से बोलने लगते हैं, इस तरह से उनका प्रयोग करने लगते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन वो क्या है, देशज शब्द हैं। यानी कि वो देश में ही बने, अपने आप उत्पन्न हुए, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग बोली के हिसाब से, लेकिन फिर वो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे और इतने कॉमन हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक तरह से देशज शब्द हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं देशज शब्द। देखिए, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे, और ये जो मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा बताई आप खुद से लिख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपसे सिर्फ इतना लिखना है कि हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं अलग अलग राज्यों में बोली जाती है और कई बार उनसे जो कुछ शब्द है वो हिंदी भाषा में आ जाते हैं और हिंदी भाषा में इतने कॉमन तरीके से उनको वो यूज होते हैं या इतने सामान्य रूप से वो प्रयोग किए जाते हैं कि बिल्कुल भी हमें यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदी के शब्द नहीं है। इसके एग्जाम्पल है, देखिए, पगड़ी। पगड़ी ये कहाँ का शब्द है, पगड़ी, या जूता, या झाड़ू, झटपट, या खटखटाना आदि। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जो हमारी देसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हमारे देश के किसी क्षेत्र में बोले जाते हैं, लेकिन वो फिर हिंदी में अगर आ गए तो वो इतने कॉमन हो गए कि हमें नहीं पता चलता कि ये देशज शब्द है या फिर हिंदी के ही शब्द हैं। उसके बाद आता है आपका इसी में विदेशी शब्द। नंबर 4, विदेशी शब्द। अब देखिए, विदेशी शब्द भी कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं
कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो अब सब हिंदी के ही शब्द हैं। तो हिंदी में बहुत सारी जो भाषाओं के शब्द जो है वो घुले मिले हुए हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिक्स हैं, जिनसे हमें अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये हिंदी के शब्द नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजी का शब्द है, या बल्कि ये उर्दू का शब्द है, या ये फारसी का शब्द है, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर विदेशी शब्दों को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो विदेशी शब्दों में जो शब्द विदेश से आए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे अरबी, फारसी के शब्द, अरबी फारसी जो आपकी भाषा है उसके शब्द आप देख सकते हैं, यानी कि उर्दू के आप शब्द इन्हें कह सकते हैं, उर्दू शब्द, क्योंकि जो आपकी उर्दू भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या है, फारसी है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी है। तो अरबी फारसी के शब्द कितने ज्यादा हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो आज यहाँ पर आप देखेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं, जैसे अखबार, जो रोज सुबह आप पढ़ते हैं अखबार, वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो कैसा है, वो आपका अरबी फारसी शब्द है। उसके बाद आजाद, उसके बाद कायदा, कानून, या महल, मेहनत। देखिए कितने सारे ऐसे शब्द हैं। आदमी, जो आपको लगता है कि वो हिंदी के शब्द है लेकिन वो हिंदी के नहीं है। तरीका, किताब, कुर्सी, अचार, आदि। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। देखिए आपको इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हमारी हिंदी का है ही नहीं, लेकिन ये सारे शब्द ऐसे हैं जो आप दिन भर में कितना बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। अखबार, आजाद, कायदा, कानून, महल, मेहनत, आदमी, तरीका, किताब, कुर्सी, अचार, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द और भी हैं जो अरबी फारसी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, और हिंदी भाषा में इनका सामान्य रूप में प्रयोग हो रहा है, सामान्य तरीके से इनका प्रयोग हो रहा है। और अगला यहाँ पर जो शब्द है वो है जो तुर्की से आए हैं, ठीक है, या जो फ्रांस से आए हैं, ठीक है। तुर्की शब्द कितने हैं, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शब्द कितने हैं, ठीक है, या चीनी शब्द कौन कौन से हैं, या रूसी शब्द कौन से हैं। तो अब आप देखिए इतने सारे शब्द जब आप दूसरी जगहों के, दूसरे देशों के बोलते हैं, तो देखिए आप हिंदी का कितना शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से तुर्की शब्द क्या क्या है, चम्मच, ठीक है, दरोगा, कैंची, चाकू, या कुर्ता, आदि। इसी तरह से कुछ फ्रांसीसी शब्द भी हैं, जैसे कारतूस, ठीक है, या अंग्रेज,
आदि। इस तरह से कुछ चीनी शब्द भी हैं, चाय, लीची आदि। रूसी शब्द भी है कुछ, जैसे मिग आदि। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारी हिंदी भाषा में बहुत अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। तो इस तरह आज हमने यहाँ पर अपना अलग टॉपिक यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद यहाँ पर पढ़े। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की कॉपी बुक है तो आप इसको घर पर बुक से पढ़ें, जिन्होंने नोट डाउन किया है वो अपनी कॉपी से पढ़े। बाकी का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।